हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए पिछले जो अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं उन सब एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों को आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। साथ साथ आपको ये भी मालूम चलेगा कि पिछले सब एग्ज़ामों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उनका लेवल कैसा है। ठीक है, और साथ में आपको ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। ठीक है, और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं बता दूं, यह 5वां वीडियो है बिहार पुलिस के ऊपर मेरा। इसके पहले मैंने 4 वीडियो करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उन सब वीडियो को। उन सब वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न मैंने उस वीडियो में भी कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न यूपी एसएससी स्टेनोग्राफर 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और साथ साथ वीडियो को लास्ट में ये भी बताना है कि आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा 2006 में। क्लियर, ये 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था। कब? 2006 में। और साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ये जो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून किस अधिनियम के तहत आता है, कि अधिनियम 2005 के तहत आता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2005 अधिनियम के तहत आता है, और ये लागू कब हुआ था? तो ये 2006 में लागू हुआ था। तो दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग हमेशा इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लघु गणक का आविष्कार किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न JBNL टेक्निकल हेल्पर 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। तो फटाफट आप लोग बताइए उसका राइट आंसर कि लघु गणक का आविष्कार किसने किया। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन नेपियर। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जॉन, इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया है, लघु गणक का। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था, किस क्षेत्र में मिला था उन्हें। ये भी प्रश्न HP TGT में पूछा गया है, और बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा गया, इसको छोड़ के बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा गया है प्रश्न। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में उन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि पहले भारतीय थे जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर, और कब मिला था? तो डेट याद रखिए, उन्हें ये नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। ठीक है, 1913 में ये उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? तो ये गीतांजलि पुस्तक के लिए, याद रखिएगा, गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के क्षेत्र में मिला था, और 1913 में मिला था। ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और पहले भारतीय थे जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर, इन्हीं से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो मिस नहीं कीजिएगा। क्लियर, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। ये भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 पहले शिफ्ट में पूछा गया है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा
ये 1993 में हुई थी। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। क्लियर। और इसका पूछ दिया आपसे कि मुख्यालय कहाँ है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय पूछते कहाँ है, तो ये दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है और स्थापना 1993। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी। तो आप लोग बताइए कि ये 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं, इसमें से जो महेंद्रादित्य की उपाधि किस राजा ने ली थी, ये भी प्रश्न MPSC 2018 की परीक्षा में पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 राजाओं के नाम आपके सामने हैं, इसमें से महेंद्रादित्य की उपाधि किसने ली थी, फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। याद रखिएगा ये कुमार गुप्त ने ली थी। ठीक है, महेंद्रादित्य की उपाधि किसने ली थी, तो ये कुमार गुप्त ने ली थी। ठीक है, ये गुप्त वंश के शासक थे। और आप लोग इस हिसाब से ये भी याद रखिएगा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, ये श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। क्लियर, ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। ये भी प्रश्न SSC MTS 2020 के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसके राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। याद रखिएगा ये पावापुरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर भी पावापुरी में भगवान महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, पावापुरी में। क्लियर, याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर तीर्थकर थे, तो 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। याद रखिएगा 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि जो चांद बीबी थी वो किस राज्य से संबंधित थी। ये भी प्रश्न UTET 2021 के परीक्षा में पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। याद रखिएगा अहमदनगर। ठीक है, चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर D एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट अपना आंसर लगाइए। बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है, तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये भी प्रश्न 2014 में पूछा गया है। ठीक है, और इसको छोड़ के बहुत सारे एग्जामों में भी कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो फटाफट आप लोग आंसर लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ये दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर A एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है। तो फटाफट आप लोग आंसर लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, जैसे कि UPSSC JEE 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया था, और इसको छोड़ के बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा गया है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, राष्ट्रपति।
ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रपति को है। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से सब बच्चों ने लगा ही लिया, इसका राइट आंसर जानते होंगे, सब बच्चे जानते होंगे राष्ट्रपति को अधिकार है क्षमादान देने की। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा देखने को मिला है कि राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत दे सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 72। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो बताइए कि जो केंद्र और राज्य के अंदर कुछ विवाद हो गया, जिसको सुलझाने की जो शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है अंतर्गत आती है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल न्यायाधिकार। ठीक है, मूल न्यायाधिकार के अंतर्गत आती है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने की शक्ति। ठीक है, इसके अंतर्गत आती है मूल न्यायाधिकार के अंदर। क्लियर।